कई लोग बोलेंगे भाई इंस्टेंट इक्विटी होता क्या है। इंस्टेंट इक्विटी ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई घर देखा, जैसे आपने ट्रेनिंग ली कि भाई कैसे हम मोटिवेटेड सेलर से निगोशिएट करें, और वो घर 1 करोड़ का है और आपने 90 लाख में ले लिया, तो उसमें क्या होता है कि 90 लाख लेने से इसका मतलब है कि आपने 10 लाख रुपए का उसमें ऑलरेडी इंस्टेंट इक्विटी प्रॉफिट है, मतलब इंस्टेंटली हमने 10 लाख रुपए सस्ता बना लिया, 10 लाख का प्रॉफिट तो हमारा पहले दिन ही हो गया, पहले दिन ही हो गया। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंस्टेंट इक्विटी मतलब आपको अच्छी डील मिल गई, ठीक है। दूसरा बात है पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है कि भाई आपने प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट कर दिया, चाहे वो घर हो, चाहे वो शॉप हो या ऑफिस हो या कोई भी कमर्शियल हो, आपको रेंट अगर 50,000 आ रहा है और आपका खर्चा, महीने का खर्चा 40,000 है, उसका मतलब है कि 10,000 रुपये पर मंथ आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। कैसे होगा सर? जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस हुई, इंश्योरेंस हुआ, EMI हुई, जो भी मतलब उस घर को चलाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए जो रियल एस्टेट का खर्चा होता है वो हर महीने देना ही है। रेंट से हम EMI माइनस करेंगे सो दैट हमारे पास बच के आ रहा है जी, उसको पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। बट अगर हमारा EMI ज्यादा हुआ रेंट से तो सो वो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। सो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। और इंडिया में फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया में 2 to 3% इसका यूजुअली रिटर्न आता है, यूजुअली, सबका नहीं पर यूजुअली आता है। और जरूरी नहीं है कि ये पांचों हर इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिले, किसी में 4 मिल जाएंगे, किसी में 3 मिल जाएंगे, किसी में 5 मिल जाएंगे। मतलब किसी में हो सकता है आपको इंस्टेंट इक्विटी ना मिले बट वहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है। जी, मतलब सस्ती नहीं मिली बट पॉजिटिव कैश फ्लो आ सकता है, आ सकता है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ की अगर मैंने चीज ली और उसमें 2% का मतलब हो गया 2 लाख रुपए सालाना, मतलब महीने का 18,000 रुपए का रेंट आ गया जी, वो बचना चाहिए मुझे अगर वो पॉजिटिव में है तो, जो भी मेरे खर्चे काट के, खर्चे 18,000 से कम होने चाहिए। हाँ, पर मतलब मान लीजिए EMI 16,000 की है, हाँ, और 2,000 रुपए बच गया तो पॉजिटिव में चला गया। जी जी। और उसके बाद है फोर्स्ड अप्रिशिएशन। ये फोर्स्ड अप्रिशिएशन है क्रिएटिविटी, माइंडसेट। वो आप जब घर ले रहे हो ना, तो उसको पहले आप दूसरे शायद न देंगे, पर आप देखोगे कि यार पासे वाला घर 4 बेडरूम का, यहाँ ये तो 3 का है, इसमें अगर 1 बेडरूम और डाल दिया और 1 और बाथरूम डाल दिया, किचन बड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी है, इसकी बहुत कम है। तो आप ले रहे हो 3 बेडरूम के हिसाब से, पर आपका इरादा है कि 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में उसको बड़ा कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे। तो वो अप्रिशिएशन जो होता है ना, एक चीज़ होती है कि जैसे आपने 5 लाख रुपए डाल दिए ना, तो पहले जब मैं था तो मैं सोचता था कि अगर 5 लाख डालें तो 5 लाख से ही बढ़ेगी वैल्यू। ऐसा नहीं होता है, अगर ठीक से करोगे आप तो कभी कभी 5 लाख डालने से 15 लाख की वैल्यू बढ़ जाती है, 20 लाख की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये माइंडसेट होता है। किचन में बड़ा कर दिया आपने, वॉशरूम ऐड कर दिया, रूम ऐड कर दिया, बाहर से पेंट कर दिया, बाहर से आपने लॉन अच्छा कर दिया, तो उसकी घर की वैल्यू बढ़ जाती है। वो हो गई फोर्स अप्रिशिएशन। जैसे कोई विला लिया, उसमें स्विमिंग पूल डाल दिया, तो वाव हो गया, वो एक फैक्टर आ गया, वाव फैक्टर, राइट, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितना आपने स्विमिंग पूल में डाला है उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली। और उसमें फोर्स अप्रिशिएशन में क्या है कि चाहे आप शॉर्ट टर्म मतलब आपने ये क्या करें, फिर किसी को बेच दिया राइट अवे, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, या आपको 10 साल तक रखना है, ये रिटर्न्स तभी भी आएंगे आपके पास, ठीक है ना। और लास्ट, ये सेकंड लास्ट वाला है वो लेवरेज। पुष्कर जी, हम दोनों बात कर रहे थे लेवरेज की। लेवरेज एक ऐसी चीज है जो इंसान साइकिल चला रहा है ROI के हिसाब से, वो प्लेन चला सकता है। समझाइए सर। ROI का मतलब ये होता है कि ROI मीन्स स्पीड ऑफ ग्रोथ। स्पीड, किस स्पीड पे आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर 1% ROI तो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 20% है तो बढ़ रहा है, 30% है तो बढ़ रहा है, 40% तो बहुत भी बढ़ रहा है। तो स्पीड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ROI मल्टीपल वेज से बना सकते हो आप, मल्टीपल वेज। और जो लेवरेज है ना, जो लेवरेज है वो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। समझाइए सर लोगों को डिटेल में। देखिए, आपने घर लिया, जो करोड़ का हम बात कर रहे थे, 90 एग्जांपल 1 करोड़ का, हाँ, घर ले लिया। उस घर को आपके पास 1 करोड़ है, ठीक है, या आपके पास 1 करोड़ कहीं से है, एक्सेस है, तो वो तो एक ऑप्शन ये है कि आप जाके सीधा पूरा कैश डाल दो, 1 करोड़ का घर ले लो। आपने वो घर ले लिया, उसमें ना EMI आएगी ना कुछ भी आएगा, पर वो घर पूरा हो गया, ठीक है ना। उसका जो ROI होगा ना, क्योंकि आपने एक घर लिया है, उसका ROI स्लो होगा, पर ना लेने से अच्छा है, वो अच्छा ले लिया आपने। पर
जो लेवरेज की बात यहाँ पे हो रही है, आप समझे बैंक के पास जाते हो और आप बैंक को बोलते हो कि मेरे को ये घर लेना है, 1 करोड़ का लेना है घर में, तो कितना डाउन पेमेंट डालना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से? बैंक कहती है कि चलो 15 लाख या 20 लाख डाल दो आप, ठीक है ना, 20 लाख समझो मैक्सिमम, तो 80 लाख का वो लोन लेते हो आप, बैंक ने दे देती है। तो ये जो सेम घर है, जो घर आपने ले रहे हो ना, ये घर, ये सेम ही घर है, पर आपको वो 20 लाख में आप बाय कर रहे हो, ठीक है ना, 20 लाख में। क्यों? क्योंकि बैंक आपकी पार्टनर बन गई है 80% देने के लिए, वो आपकी पार्टनर बन गई है और उसको आपको EMI देना है। पर अगर आप बैंक को बोलोगे कि मेरे को अगर 4 और घर लेने हैं, तो आपके पास 5 घर हो गए 1 ही करोड़ में, 1 ही करोड़ में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन कि किसको कितना लोन मिल जाता है। सही बात है। बट अगर उसे 5 का मिल गया तो 1 करोड़ में उसने 5 घर ले लिए। ठीक, हो सकता है वो 4 ले, हो सकता है वो 6 ले, हो सकता है वो 3 ले, पर पर्पस ये, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक घर है जो आपने 20 साल पहले लिया था, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई 100%। पर 20 साल पहले अगर 5 घर लिए होते, सारा मॉर्गेज पेड ऑफ हो गया है, ऑब्वियसली वो तो हो जाएगा, और 5 घर, एक घर आपका जो आपने लिया था उसका समझो अब 2 करोड़ का है, जस्ट टू मेक इट इजी, 2 करोड़ का वो घर अब आ जाए, तो आपने घर लिया था अब 2 करोड़ का हो गया या 5 करोड़ का हो गया, पर आपने 5 घर लिए तो वो 25 करोड़, 30 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ हो गया। तो वो जो ROI स्पीड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सर उसमें लोगों का सवाल ये आएगा कि चलो ठीक है, मैंने 20 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट पे एक घर ले लिया और मेरी प्रोफाइल के हिसाब से चलो मुझे 5 घर भी मिल गए जी, 1 करोड़ में मैंने 5 घर ले लिए, बट उसके बाद तो मेरी EMI शुरू हो जाएगी। और अगर किसी की मतलब मान लो 1 करोड़ की ही सेविंग थी, उसके बाद 1 करोड़ ही था और उसके बाद बहुत ज्यादा कैश फ्लो नहीं है, तो वो EMI कैसे देगा और उसमें कैसे कमाएगा? सो वी गो बैक टू सेकंड वन, जो ये है पॉजिटिव कैश फ्लो। जब आप घर ले रहे हो और आप देख रहे हो कि इसका हर महीने कितना रेंट आएगा, क्योंकि रेंट तो देना ही है, अगर आप नहीं रह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट है तो रेंट देना ही देना है, रेंट आएगा, मतलब रेंट आना पड़ेगा, नहीं तो आप लो ही नहीं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जैसे लैंड ले लो, लैंड ले लो आप, कोई बात नहीं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको काम से पैसे आते हैं और आपको ये नहीं करना है, कोई बात नहीं, लैंड को छोड़ के। पर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो फर्स्ट पर्पस ये होना चाहिए कि उसमें से थोड़ा कैश आना चाहिए, उससे रेंट आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब हम ढूंढेंगे ही वही प्रॉपर्टीज, चाहे वो ऑफिस हो चाहे कमर्शियल स्पेस हो, जहां से हमें रेंट आए। बिल्कुल, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो घर हो, कुछ भी हो, पर कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है उसमें आने का, क्योंकि ये कभी कभी तो आप पैसे भी सेट कर सकते हो, तो ये जो EMI वगैरह है ना, वो उसमें से ही आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि वो 5 घर का EMI कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाए इतना कि हम मतलब पॉजिटिव भी ना हो तो कम से कम एट पार तो चलता रहे कि तुम्हारी जेब से कुछ ना जाए जी। और इसका सर ने एग्जांपल ये दिया कि अगर आपने आज 1 करोड़ का घर लिया और 20 साल में वो 5 करोड़ का हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ का 5 करोड़ का हो गया। पर अगर आपने 5 लिए होते वही 1 करोड़ के, तो वो आप सोचिए 25 करोड़ होते, तो जो आदमी 5 करोड़ पे बहुत खुश है और आप 25 करोड़ पे हो गए, सो यू कैन जस्ट मतलब आप सोच सकते हो, यू कैन इमेजिन कि वो ROI आपको लेवरेज की वजह से फास्टर मिलेगा जी। और ये पॉजिटिव कैश फ्लो है ना, समझो कि आपको हर महीने 2000 या 5000 या 3000 अपनी पॉकेट से डाल सकते हो और आपके पास काम है, जॉब है, आप डाल सकते हो, तो भी ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा रहना। देखो आप साल में आपने 50,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए, 30,000 जो भी डाल दिया, आपके 25 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। और अच्छी बात क्या है, जो मुझे अच्छा लगा कि अगर आप वो इंस्टेंट इक्विटी के हिसाब से लेते हो चीजें, तो हम बीच में भी बेच सकते हैं। हाँ, मान लो हमारे पास बायर आ गया सर, मैंने 5 घर खरीदे थे, लोन करा लिया और 2 साल के अंदर ही मेरे पास सबका बायर आ गया और सब मुझे 25% ऊपर देने के लिए रेडी हैं, तो 1 करोड़ पे 25% मुझे मिलता, 25 लाख। बट सर अब तो मेरे 5 प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की है, तो 5 करोड़ पे 25% मिलेगा ना जी। तो 5 करोड़ का 25% इज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 करोड़। सो आई मेड 100% on my investment, yes, in just few years. Yes, that's brilliant. And ये बात बहुत important है कि जो ROI है ना, ये ना प्लस पॉइंट है, ये प्लस 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 प्लस। और लेकिन पहले भी मैंने बोला, हो सकता है कि इनमें से एक चीज ना आए, कोई बात नहीं, फिर भी आप you'll be better off। पर ये मेन है ना, लेवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिगर आप still you will make money, but with it you will make a lot more money।
Right. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवरेज का। Right. लेवरेज क्योंकि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हम ना लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ेगा जितना 5 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, सर हमने एग्जांपल लिया 100% रिटर्न उसने 2-3 साल में निकाल ली, मान लो सारे घर बेच दिए, बैंक का लोन वापस कर दिया और उसके पास 1 करोड़ का 2 करोड़ या 2.5 करोड़ वापस आ गया, तो अब वो लेवरेज 2.5 करोड़ से करेगा और बैंक का लोन चुका दिया है तो उसका सिबिल बढ़िया हो गया, उसकी प्रोफाइल अच्छी हो गई, अगली बार बैंक का गया तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे से लोन लेके गया था, 5 का लोन लिया था या 2 का लोन लिया था और उसने चुका दिया और दोबारा आया लेने, इसे दे दो, तो उसकी प्रोफाइल बढ़ेगी, तो वो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट कर सकता है। और अभी तक तो हमने अप्रिशिएशन की भी बात नहीं की है। तो करिए ना प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि लोग सिर्फ इसी को देखते हैं, अप्रिशिएशन को, और ये एंड में हमने डाला हुआ है इसलिए क्योंकि हम बताना चाहते हैं ये अप्रिशिएशन इज वन ऑफ द वेज टू मेक मनी, एक ऐसे। और यहाँ तक हमने ऐड कर करते हैं, अब अप्रिशिएशन की बात आ रही है, तो उसमें भी लेवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो समझाइए। नहीं, देखिए आपने 5 घर ले लिए, 5 घर ले लिए, 5 घर 5 करोड़ के हो गए, ऑन 5 करोड़ का जो 5 CR है, वो अगर सिर्फ 10% ऊपर जाता है, सिर्फ तो 50 लाख होता है सर। 50 लाख हो गए ना, 50 लाख रुपए हो गए, एल लिख दीजिए, ठीक है। 50 लाख आपने डाला कितना था? 1 करोड़, 50% ROI, 50% होता है ROI। सिर्फ इनके लिए, सिर्फ इन लेवरेज के लिए और अप्रिशिएशन के लिए, ना 10%। लोग बोलेंगे यार सिर्फ 10% बढ़ा है, नहीं, 50% बढ़ा है, 50% ऑन योर मनी। और अगर आप 50% बढ़ाओ अपने हर 1 साल में, कई लोग तो उससे पहले भी करते हैं, हमारा क्या था, हम तो कभी कभी 3 महीने 6 महीने में फ्लिप कर देते थे। हाँ, फ्लिप करना भी चाहिए, अगर आपका बिजनेस ही वही है। Yes. तो भैया मैंने अगर एक इन्वेस्टमेंट डाली, क्यों डाली है कि अगर वो फ्लिप हो सकती है तो करो ना उसे। या इवन जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, और पार्ट टाइम जैसे आपके पास आए या मेरे पास कि भाई हमने कुछ बाय कर लिया, 6 महीने के बाद उनकी वैल्यू 10% बढ़ गई है, 50% बढ़ गई है, वो भी सेल कर सकते हैं पार्ट टाइम। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम जैसे हम फुल टाइम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस ये समझना जरूरी है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके पास आए बोले कि नहीं यार रियल स्टेट तो पिछले साल सिर्फ 10% गया, 15% गया, या इस साल तो बहुत 2021 में तो बहुत बड़ा है, मेरे को पता है, पर वो नंबर डालेंगे तो ये तो पता नहीं, लोग कहेंगे अरे या तो 5 पहले ले लेते थे हमें। बट एक्चुअली होता क्या सर, सारी चीजें लोगों को एक बार में समझ नहीं आती।